जी, तो कैसी हैं दोस्तों। आज हम तारीख़ के हवाले से मुस्लिम तारीख़ के दूसरे पार्ट की जानिब बढ़ रहे हैं। पहले पार्ट को हमने एंड किया था, उसका अख्ताम हुआ था मुस्लिम मईशत और समाज मशरिक़ में जो इस्लाम है। आज जो टॉपिक है वो बहुत अहम है, क्योंकि जो हमारा एसेंस है इस सारी हिस्ट्री की सीरीज़ का वो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि तहज़ीबों ने एक दूसरे को क्या दिया, जो ह्यूमन डेवलपमेंट अब तक हुई है। तो उस हवाले से इस पार्ट के अंदर मशरिक़ में जो मुसलमानों की गोल्डन एज है हम उसका तज़किरा करेंगे। 1258 के करीब जब मंगोलों ने मुसलमानों को तबाह कर दिया, तब तक के तकरीबन मशरिक़ में जो बड़े बड़े दानिश्वर हैं हम उनका ज़िक्र करेंगे, और उस हवाले से ये बहुत अहम एपिसोड होने वाली है। तो हम उसका स्टार्ट लेते हैं, उसका शुरुआत हम करते हैं निज़ाम तालीम से। हिंदुस्तानी और यूनानी तहज़ीब की तरह मुसलमानों ने भी निज़ाम तालीम को दो हिस्सों में तकसीम कर रखा था, एक बुनियादी तालीम और एक सानवी तालीम। बुनियादी तालीम का मकसद जो था वो था किरदार साजी, जो कि दीनी अलूम के ऊपर, दीनियात के ऊपर ही मुश्तमिल होती थी, जो छोटे बच्चों के इब्तदाई मरहले में फ़राहम की जाती थी। दूसरा मरहला आता है सानवी तालीम का। सानवी तालीम के अंदर उन्हें सर्फ़ व नहव, ग्रामर, तारीख़, अदब, फ़लसफ़ा और मुख्तलिफ़ उलूम सिखाए जाते थे। और अगर मुअल्लिम बनने की कोई ख्वाहिश रखता है तालिब इल्म, तो उसको बड़े बड़े शहर जो मुसलमानों के उस वक्त सिविलाइजेशन के मराकज़ थे, मक्का, मदीना, बगदाद, कूफ़ा, काहिरा, रे, तो इन बड़े बड़े शहरों में जाकर उन्हें वाज़ सुनने पड़ते थे असातिज़ा के अपने दौर के, और उसके बाद उन्हें सनद मिल जाती थी, जिसके बाद वो बतौर मुअल्लिम, बतौर मुदर्रिस अपने कैरियर का आगाज़ कर सकते थे। लेकिन तालीम के लिए हम एक बात जो है जिसे लाजमी नोटिस में लाना चाहिए, वो ये है कि मुसलमानों ने 712 ईस्वी में जब समरकंद को फ़तह किया तो चीनियों के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ। तो चीनी कागज़ साजी की सनत में बड़ी महारत रखते थे, तो मुसलमानों ने भी कागज़ साजी की तरफ तवज्जो दी, जिसका निज़ाम तालीम और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे बहुत असर हुआ। 795 ईस्वी में हमें मालूम होता है कि हारून रशीद के काबिल वज़ीर अबू अल फ़ज़ल बरमक ने कागज़ साजी का पहला कारखाना बगदाद के अंदर लगाया, और उसके बाद एक महमीज़ मिली निज़ाम तालीम को बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो तलबा बगदाद या बड़े बड़े इल्मी मराकज़ में आते थे तो वो अपने रोज़गार का इंतज़ाम ख़ुद यूँ कर लिया करते थे कि प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, तो जो मुख्तलिफ़ कुतुब थी कीमती, वो उनकी नकूल तैयार करके उन्हें फ़रोख्त कर दिया करते थे, और इससे उनका गुज़र बसर और तालीम का ख़र्चा अच्छा खासा निकल आया करता था। तो कागज़ साजी को 795 ईस्वी के बाद हम देखते हैं 800 ईस्वी में मिस्र के अंदर कागज़ साजी की सनत शुरू हो जाती है। 950 ईस्वी के अंदर मुस्लिम स्पेन जो है वो कागज़ का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर होता है। दूसरी जानिब मगरिब की बात करें तो कॉन्स्टेंटिनोपल, कस्तंतुनिया के अंदर 1100 ईस्वी में कागज़ साजी की सनत पहुँचती है, जबकि इटली के अंदर 1150 में इसका तज़किरा मिलता है, और जर्मनी में तो बहुत लेट 1226 या 28 ईस्वी के करीब, जबकि इंग्लैंड में 1309 ईस्वी के करीब कागज़ साजी की सनत के फ़रोग़ का सुराग मिलता है। तो मुसलमानों के यहाँ ये था कि शुरू में रवादारी थी, दीगर मज़ाहिब के लोग भी जो थे वो मदारिस के अंदर मुसलमानों के साथ तालीम हासिल करते थे, और मुतवक्किल जो अब्बासी खलीफा है उसके दौर तक रवादारी की पॉलिसी रही, और उसके बाद गैर मुस्लिमों का मुस्लिम मदारिस में किसी हद तक दाखिला ममनू करार दे दिया गया। तो निज़ाम तालीम जो था वो बड़ा इफ़ेक्टिव और रवादारी पर मुश्तमिल था। इब्तदा में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता था गैर मुस्लिम और दूसरी अक़वाम से, तो बहुत ज़्यादा अमल दखल दूसरी अक़वाम की डेवलपमेंट का रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता इंटरेक्शन बगदाद के अंदर ख़त्म हुआ और दूसरे सेंटर्स के अंदर फैल गया। ताहम निज़ाम तालीम के बाद हम आते हैं एक और बहुत बड़ी सिन्फ है तारीख़ नवीसी, हिस्ट्री। तारीख़ को कैसे लिखा गया, मुसलमानों के मौरख़ीन इब्तदाई दौर के जो बड़े बड़े हैं, और हम पहले सीरत निगारी से आगाज़ करते हैं। मोहम्मद इब्ने इसहाक़ जो तकरीबन 767 ईस्वी के करीब पैदा हुआ, उसने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी। उसके बाद हिशाम का दौर आता है, उसने सीरतुन्नबी लिखी। हिशाम की सीरतुन्नबी सबसे ज़्यादा मारूफ़ है, लेकिन पहला काम अगर क्रेडिट दिया जाए मोहम्मद इब्ने इसहाक़ को दिया जाएगा। अब मौरख़ीन की बात करेंगे, तो मुसलमानों के अंदर पहला बड़ा मौरख़ था वो गैर अरब शख्स था, लेकिन काम जितने भी बड़े इंटेलेक्चुअल हैं वो तमाम उन्होंने अपना काम अरबी में किया, अरबी को अदब, फ़लसफ़े और साइंस की ज़बान बनाया, मगर अक्सरियत 850 ईस्वी के बाद गैर अरबों की ही थी। तो इसी तरह ये भी तबारिस्तान
शुमाली ईरान का एक इलाका है जहाँ से ताल्लुक़ रखता था मोहम्मद अबू जाफ़र अत-तबरी, तो तबारिस्तान से। तो उन्होंने हिस्ट्री के अंदर पहला बड़ा काम जो किया वो तबरी, तारीख़ तबरी बहुत मारूफ़ है। तो तकरीबन 838 से लेकर 923 ईस्वी तक का उनका दौर बनता है। उन्होंने जो हिस्ट्री की किताब लिखी वो है किताबुल अखबार अर्रसुल वल मलूक। इसको लिखने में उन्होंने 40 बरस सर्फ कर दिए और 913 तक जितनी भी दस्तयाब मालूमात थी मुख्तलिफ़ अक़वाम के बारे में उन्होंने एक जगह जमा कर दिया, लेकिन उनके अंदर इतनी ज़्यादा बाकायदगी नहीं पाई जाती। दूसरा बड़ा मौरख़ जिसने इस कमी को दूर किया वो है अल-मसूदी। अल-मसूदी का दौर 896 से लेकर तकरीबन 956 ईस्वी के करीब बनता है। उन्होंने जो मारूफ़ तरीन अपनी किताब लिखी जिसकी वजह से तारीख़ में उनका नाम है वो मरवजुज़्ज़हब व मावनुल जवाहिर है, जिसकी 32 जिल्दें उन्होंने उस दौर में चीन से लेकर फ़्रांस तक की जो भी मालूमात थी तारीख़ की उनको एक जगह जमा किया 32 जिल्दों के अंदर। और उसके अलावा उन्होंने ख़ुद भी एज़ ए ट्रैवलर बहुत सारे इलाकों के सफ़र किए। तो अल-मसूदी की जो तारीख़ है वो बड़ी मुस्तनद समझी जाती है, उसे दूसरा बड़ा मुस्लिम मौरख़ समझा जाता है। उसके अलावा उसकी दूसरी मशहूर किताब है किताबुल मालूमात। इसके अंदर अहम बात यह है कि वो इर्तिका की जो थ्योरी है, एवोल्यूशन की थ्योरी, उसकी ज़िक्र करता है। वो कहता है कि मुझे यूँ महसूस होता है जैसे मादनियात से पौधे और पौधों से इंसान बनने का एक सफ़र तय हुआ। ताहम बहुत जल्द उसको भी सामना करना पड़ा रजत पसंदों का और उसे इराक़ छोड़कर काहिरा जाना पड़ा, मिस्र पनाह लेनी पड़ी। तो अब हम बात कर लेंगे साइंस की कि साइंसी उलूम के अंदर तरक्की कैसी हुई। जैसे मैंने ज़िक्र किया बनु उमैया ने जो मरकज़ अपना बनाया वो दमिश्क को बनाया। दमिश्क के अंदर उस वक्त यूनानी साइंस लातीनी ज़ुबानों के अंदर तकरीबन नज़ा की हालत में ज़िंदा थी और मुसलमानों के इब्तदाई तराजिम किए, मगर इस पर गवर्नमेंट की या हुकूमत की कोई ख़ास पॉलिसी नहीं थी। लेकिन अब्बासी दौर के अंदर क्या हुआ कि एक पॉलिसी बनी। इब्न खलदून के मुताबिक मुसलमानों के इंटेलेक्चुअली सबसे ज़्यादा जिसने मुतासिर किया वो एक इदारा था दारुल हिकमा, जी हाँ, हाउस ऑफ विज़डम, जिसको मामून रशीद ने तकरीबन 830 ईस्वी के करीब कायम किया। दरअसल एक लाइब्रेरी थी हारून रशीद ने कायम किया। उसके बाद मामून क्योंकि वो लिबरल था और मुतज़िला सोच से बड़ा मुतासिर था, जो कि फ़िलासफ़ी के हवाले से बड़ा नरम गोशा रखते थे, तो हुआ ये कि उसका जो तबीब था दरबार के अंदर हुनैन इब्न इसहाक, ये शख्स बहुत अहम था। हुनैन इब्न इसहाक एक नस्तूरी ईसाई और दरबार के अंदर एक तबीब था। वो मुख्तलिफ़ अलूम का माहिर था और ज़बानें भी जानता था। उसने बुकरात के बाद सबसे बड़े जो माहिर तिब था गेलन, जिसे कहता है हकीम जालेनूस, उसके 39 नुस्ख़ों को अरबी के अंदर जब ट्रांसलेट किया तो इतना खुश हुआ मामून कि उसने कहा इसकी कुतब के बराबर तोल कर सोना इसे बतौर इनाम दिया जाए, और उससे बड़ा महजूज़ हुआ। उसके बाद उसने 2 लाख दिनार से दारुल हिकमा कायम किया ताकि वहाँ पर मुख्तलिफ़ कुतब जो हैं, यूनानी हैं, आरामी हैं, संस्कृत और दूसरी कुतब उनका तराजिम किए जा सके। मुतरजमीन की एक फ़ौज भर्ती की गई और उसका जो इंचार्ज बनाया गया वो हुनैन इब्न इसहाक को बनाया गया। उसके अलावा हुनैन इब्न इसहाक ने अरिस्टोटल जो अरस्तू है उसकी जो किताब है थियोलॉजी के ऊपर, और उसके अलावा बुकरात जो है उसकी एक किताब फ़ारिज़्म और अहदनामा अतीक, इसको भी अरबी के अंदर ट्रांसलेट किया। तो ख़ुद एक रोल और मॉडल बनकर सामने आया दारुल हिकमा के अंदर। इब्न खलदून के मुताबिक दारुल हिकमा के अंदर जो दूसरी अक़वाम का काम जमा किया उसने मुसलमान फ़लसफ़ी और इंटेलेक्चुअल्स को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। तो उसके बाद हम बात करेंगे हिंदुस्तानी कुतब की कि यूनानी कुतब का हिंदुस्तानी कुतब उनके असर ज़्यादा था। वो क्यों ज़्यादा था? इसलिए कि तकरीबन 772 ईस्वी के करीब अबू जाफ़र मंसूर जो दूसरा बड़ा अब्बासी खलीफा था उसने हिंदुस्तानी सिद्धांत को, जो सिद्धांतें थी उनको, क्योंकि मुसलमानों के कैलेंडर बनाने पड़ते थे और हिंदुस्तानी जो थे फ़ल्कियात में बड़े ताक थे, तो पहली मरतबा कुछ माहिरीन तिब और फ़ल्कियात के माहिरीन को यहाँ बुलाया, उनकी कुतब को पहली मरतबा तराजिम के लिए यहाँ लाया गया। उसके बाद हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की कि मैथमेटिक्स के हवाले से अल-ख़ारज़मी का नाम बहुत अहम है। 813 ईस्वी के अंदर उसने मामून को ज्वाइन किया, दरबार को ज्वाइन किया। उसने इंसाइक्लोपीडिया बनाया एक जोग्राफ़िया के हवाले से, क्योंकि मैंने जैसे कि ज़िक्र किया था पहले पार्ट के अंदर, जो खुलफा थे, जो हुक्मरान थे, वो किताबचे और जोग्राफ़िया के हवाले से मालूमात ताजरों को फ़राहम किया करते थे ताकि तजारत को फ़रोग़ मिले और बतौर सफ़ीर भी उनका काम और बतौर जासूस भी वो उनके लिए काम कर सकें।
उसके अलावा उसने बहुत ज़्यादा काम किया मैथमेटिक्स और अलजबरा के अंदर। 835 में उसकी किताब है रीज सिंध वल हिंद, तो किताब से आपको हिंद का लफ्ज़ मिलेगा। उसने हिंदुस्तान से मैथमेटिक्स से बहुत सारा काम जो है उसको जमा किया और उसी के तराजिम के ज़ेर असर और फिर उसके अपने काम के ज़ेर असर अशारियाई निज़ाम जो है वो भी नाफिज होता है मैथमेटिक्स या इल्म रियाजी के अंदर। उसके बाद एक और नाम है 976 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन अहमद, ये भी एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने पहली मरतबा किसी अदद की गैर मौजूदगी में दायरा ज़ीरो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जब ज़ीरो को तराजिम इसके हुए मुख्तलिफ़ ज़बानों में, लातीनियों ने इसे ज़ैगरम और इतालवियों ने इसे सिफ़र का या ज़ीरो का नाम दिया। उसके बाद हम बात करेंगे माहिर फ़ल्कियात, मौरख़ और एक हमजहत शख्सियत अल-बैरूनी की। जी हाँ, अल-बैरूनी 973 से लेकर 1048 ईस्वी तक का दौर इनका बनता है। महमूद गज़नवी ने अपने दरबार में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स को जमा किया, अल-बैरूनी उनमें से एक थे। एक मरतबा एक शख्स ने कहा कि शुमाल के इलाकों में एक इलाका तो है जहाँ सूरज ही ग़ुरूब नहीं होता। तो किसी ने शिकायत की कि इस तरह तो वहाँ नमाज नहीं होगी, इससे कबल के उसके कत्ल का फतवा जारी होता। तो कुछ तौजीहात और तावीलात पेश करके अल-बैरूनी ने उसकी जान छुड़वाई। ताहम वो हिंदुस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। महमूद के बेटे मसूद के दौर के अंदर उसने हिंदुस्तान के अंदर क़याम किया और जेहलम के इलाका पिंड दादन है, यहाँ आकर उसने संस्कृत सीखी भी और किताबुल हिंद लिखी 1030 के करीब, जिसके अंदर हिंदुस्तान की तारीख़ का बेहतरीन हवाला मौजूद है। लेकिन उसकी जो दीगर कुतब हैं उसके हवाले से असारुल बाकिया बहुत अहम है। इसके अंदर उसने फ़ल्कियात कैलेंडर्स का मुतालिया किया जो आरामियों के थे, यहूदियों के, फ़ारसियों के या ज़रतश्तियों के कह लें या हिंदुस्तानी कैलेंडर थे, सब का एक मुवाजना पेश किया। जबकि किताबुल हिंद के अंदर उसने 42 अबवाब लिखे, लेकिन उसने मज़हब के लिए महज 11 अबवाब ही लिखे। लेकिन जो उसकी अक्सरियत यूँ समझिए कि जो मुश्तमिल थे वो हिंदुस्तान के दूसरे अक़वाम पे, मज़हब के उसने इतना मुतासिर नहीं किया। लेकिन हिंदुस्तानी फ़लसफ़े के बारे में उसने बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन उसने बहुत अच्छी दलील दी है कि हिंदुस्तान के साथ मसला ये हुआ कि सुकरात जैसे फ़लसफ़ी नहीं मिले जो मंतक को इस्तेमाल करते फ़लसफ़े के ऊपर। तो ये उसने बड़ी अच्छी तौजीहात दी। उसके अलावा उसने ज़मीन के गोल और कशिय शकल यानी कि ज़मीन के अपने मरकज़ की जानिब खिंचाव के हवाले से कुछ ज़िक्र किया। उसके अलावा उसने यह दावा किया कि वादी सिंध किसी दौर में समुंदर का हिस्सा रही है। उसके बाद हम बात करेंगे इल्म कीमिया। जाबिर बिन हयान तकरीबन 715 ईस्वी के करीब कहा जाता है कि उसकी मौत हुई। वो बहुत बड़े दवासाज के तौर पर मारूफ़ था। उसका वालिद भी दवासाज था बहुत बड़ा कूफे में। तो उसने मुख्तलिफ़ मुरक्कबात बनाए, तेज़ाब बनाए और इल्म कीमिया का उसे बानी कहा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से इल्म कीमिया पुरसरारियत का शिकार हो गया बहुत जल्द और मुख्तलिफ़ धातुओं को सोने में तब्दील करने के अमल जो में मुसलमान मसरूफ़ रहे और ये 10वीं सदी के बाद इसमें किसी हद तक इल्म कीमिया में ज़वाल आ जाते हैं। और राज़ी ने अलबत्ता केमिस्ट्री के ऊपर कुछ काम किया है। उसके बाद हम बात करेंगे हयातियात, बायोलॉजी। उसके अंदर सबसे मशहूर जो अबू हनीफ़ा दन्यूरी, अबू हनीफ़ा दन्यूरी के ज़िक्र करेंगे। उसने जो किताब लिखी किताबुन नबातात, 815 से 895 ईस्वी तक का दौर है इसका। किताबुन नबातात में उसने बहुत सारी तफासील लिखी और इल्मुल अद्वियात में पौधों को सबसे पहले उसने शामिल किया। उसके अलावा उसकी किताब से एक और हवाला भी मिलता है कि मुसलमान पौधों की पैवंदकारी के अंदर और ज़राअत की जिद्दत पसंदी से उस दौर में मुतारिफ़ हो चुके थे। तो उसके बाद इल्मुल हैवानात की बात करें, हम ज़ूलॉजी की बात करें तो उमर अल जाहिज़ का ज़िक्र मिलता है। उसकी एक शोहरा आफाक किताब किताबुल हैवानात, जिसमें उस दौर की बहुत सारी स्पीशीज़ या बहुत सारी अनवा जो हैं जानवरों की, उसका ज़िक्र मिलता है। 776 से लेके तकरीबन 868 या 70 ईस्वी के दरमियान का उसका दौर है। लेकिन किताबुल हैवानात के हवाले से जो सबसे अहम बात वो ये है कि उसने भी अल मसूदी की तरह इर्तिका का ज़िक्र किया कि मुझे भी महसूस होता है कि इर्तिका का अमल हुआ है, मादनियात से पौधे और पौधों से बाद में जानवर और इंसानों के बनने का अमल एक इर्तिका की शक्ल में मुकम्मल हुआ है। तो उसके बाद हम ज़िक्र करेंगे इल्म तिब का। मेडिसिन के ऊपर मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस सर्विसेज हैं मुसलमानों की इल्म तिब या मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले उस दौर में कुछ अहम और हैरान कुन चीज़ों का ज़िक्र मिलता है कि खसरे के लिए, जिसका हम मिसाल देंगे कि इसके लिए मुसलमान तबीबों ने उस दौर में भाप के गुस्ल का
एक तरीका ईजाद किया कि भाप से इस पर किसी हद तक काबू पाया जाता है। उसके अलावा वो हशीश का इस्तेमाल भी करते थे जराहत के लिए और अपनी ट्रीटमेंट के दौरान। हस्पतालों का ज़िक्र करें तो बहुत ज़्यादा जो हस्पताल थे उनकी देखभाल का जो इंतज़ाम था वो आम तौर पर सरकार यानी कि गवर्नमेंट के सपुर्द होता है। 706 ईस्वी के अंदर हमें एक बहुत मशहूर हस्पताल बीमारिस्तान का जिक्र मिलता है और उसके अंदर लाइसेंस याफ्ता तबीब जो बाकायदा इल्म हासिल करने का लाइसेंस मिलता है उस दौर में रवाज था। और कहा जाता है तबीबों और शोरा ने सबसे ज़्यादा दरबार से वाबस्ता होकर कमाया। तो 1050 या 950 से 250 के अंदर बगदाद के अंदर ज़िक्र मिलता है कि लाइसेंस याफ्ता जो तबीब थे उनकी एक बड़ी तादाद थी, 700-800 के करीब लाइसेंस याफ्ता तबीब काम करते थे और बहुत सारे हस्पताल थे। तो उसके हवाले से जिन्होंने बहुत ज़्यादा सर्विस का कंट्रीब्यूशन दिया है इल्म तिब या मेडिसिन के अंदर, उसका हम जिक्र करेंगे तो दरवेश तबीयत के हामिल अरबी बोलने वाले एक हम फ़ारसी रिसर्चर की बात करेंगे, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हम जहद शख्सियत, वो है अबू बकर ज़करिया अर्राज़ी का। उसका दौर 844 ईस्वी से लेकर 926 ईस्वी के दरमियान बनता है। 130 कुतुब उसने टोटल उस दौर में लिखी और बहुत ज़्यादा उसमें तिब पे थी, कुछ इल्म फ़लसफ़ा पे थी। किताबुल हावी उसकी बड़ी मशहूर किताब है। उसके अलावा किताबुल मंसूरी जो मेडिकल के ऊपर थी और उसकी भी 10 से ज़्यादा जिल्दें थी। तहम जब अबू अली सीना का दौर आया तो उसके बाद अर्राज़ी की अहमियत ख़ासी कम होगी, लेकिन फ़लसफ़े के ऊपर हम पढ़ेंगे अर्राज़ी के हवाले से कि उसके अंदर बहुत ज़्यादती हुई। वो अभी नेक्स्ट हम फ़लसफ़े का ज़िक्र करते हैं। उसके बाद इब्न सीना जो है सबसे मशहूर फ़लसफ़े के अंदर भी और तिब के अंदर भी, ये भी बड़ी हमजहत शख्सियत का मालिक था। तो वो बुखारा के सुल्तान के यहाँ एक तबीब की हैसियत से काम कर रहा था, नू अल मंसूर। बहुत जल्द उसके कुतुब खाने तक उसको पहुँचने का मौका मिला जहाँ उस पर इल्म के बहुत सारे नए दर खुले। उसके बाद उसे महमूद गज़नवी ने अपने दरबार से वाबस्ता करना चाहा, मगर महमूद की तबीयत से उकताए हुए अबू अली सीना ने उसे नाराज़ कर दिया और वो जा पहुँचा अमीर हमदान के पास। वहाँ जाकर उसने बहुत सारा काम फ़लसफ़े पे किया तो उसके ख़िलाफ़ फतवा आ गया। हालांकि वो बतौर वज़ीर उस वक्त सुल्तान हलब के साथ वाबस्ता था, लेकिन उस वक्त के काजी ने और सिपा सालार ने कहा कि इसके कत्ल का फतवा जारी किया जाए, इसने खिलाफ शरीयत अपनी तहरीर लिखी है। तो उसे रूपोशी में जाना पड़ा और इसी रूपोशी के दिनों के अंदर उसने अपनी सबसे मशहूर किताब अल कानून फित तिब कैनन्स ऑफ मेडिसिन लिखी, जिसका 18वीं सदी तक बाकायदा यूरोप के अंदर इसके तराजिम मौजूद थे। तो उसके बाद वो भेस बदल कर बनी बोया के पास जा पहुँचा और वहाँ जाकर पनाह ली। तो उसकी जो कुतुब मशहूर हैं उसमें उसके अंदर अल कानून फित तिब के बाद किताब शिफा है, जिसके अंदर रियाजी, तबीयात और दूसरे बहुत सारे उसने टॉपिक्स को स्टडी किया हुआ है। लेकिन उसके अलावा उसका एक बहुत बड़ा जो कारनामा है यूक्लिड यानी कि यूक्लिडस के जो काम है मैथमेटिक्स का, उसका भी उसने तर्जमा किया और वर्नियर कैलिपर नुमा एक आले का मूजद भी वो था। उसके बाद हम जिक्र करेंगे मेरा जो फेवरेट टॉपिक है फ़लसफ़ा, फ़िलोसॉफ़ी का हमने जिक्र किया था। मुसलमानों ने यूनानी फ़लसफ़े को एक नई ही शक्ल दी। उन्होंने इसको मुर्दा हालत के अंदर तकरीबन मशरक़ी सल्तनत रोमा में पाया और इसकी परवरिश करने के बाद और इसकी यूँ समझें कि आलम शबाब में इसको मुस्लिम स्पेन के ज़रिए मगरबी यूरोप के हवाले कर दिया। तो फ़लसफ़े के अंदर ये था कि मुतज़िला के 3 खुलफा जो थे, मामून, उसके बाद वासिक और मोतसिम, इनके दौर में 20 साल के दौर में मुतज़िला एक मसलक बन गया और वो खल्क़े कुरान के मसले पर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से टकराए और मुतज़िला का एक सख्त रद्द-ए-अमल आया। मुतज़िला फ़लसफ़े के हवाले से खासी लिबरल थे, लेकिन उसके बाद जब अल-मुतवक्किल का दौर आता है तो फ़लसफ़े पे ज़वाल शुरू हो जाता है। लेकिन मुसलमानों के इब्तदाई दौर के अंदर अरस्तू की कुछ कुतुब आ चुकी थी, ख़ास तौर पे आर्गनान उसकी जो किताब थी उसके तर्जमे ने मुस्लिम दुनिया में एक तहलका मचा रखा था अक़ली शऊर के लिहाज से। तो इस हवाले से हम जिक्र करेंगे जिस पहले बड़े फ़लसफ़ी का, वो भी दारुल हिकमा से ही मुंसलिक था, अल-किंदी। उसका दौर है 801 से लेकर 873 ईस्वी तक। ये अरब फ़िलासफ़र था और इसे यूँ समझे प्रिंस ऑफ अरब फ़िलासफ़ी भी कहा जाता है और बेसिकली तो वो मुतरजम था। कहा जाता है उसने अपनी ज़िंदगी में कम व बेश 268 के करीब
कुतुब लिखी जिनमें ज़्यादातर तो तराजिम ही थी। उसने अरस्तू से मुतासिर होकर मज़हब और अक़ल के दरमियान एक समझौता करने की कोशिश की। उसने कहा अक़ल की भी दो हैसियत है, जिस तरह इंसान के अंदर मादा और रूह है, उसने एक मादी अक़ल है और उसके अलावा एक हकीकी अक़ल है जिसे अक़ल फ़ाल कहते हैं, और जो मादी अक़ल है उसे अक़ल मजहूल कहते हैं। और उसकी इस अक़ल पसंदी से कि इल्लतों को यूनानियों से मुतासिर था, उसने कहा इल्लतों को जब आप स्टडी करेंगे और बयान करेंगे तो खुदा के वजूद तक इंसान पहुंच जाता है। लेकिन जब मुतवक्किल का दौर आया तो ये शख्स ज़ेर अताब आ गया बगदाद में, इसे बहुत ज़्यादा यूँ समझे ह्यूमिलिएट किया गया, इसको सरेआम सज़ा के तौर पे कोड़े मारे गया और इसका कुतुब खाना जला दिया गया। ये बहुत नाजुक मिजाज शख्स था और पागलपन का शिकार हो गया और इसी कसम पुरसी की हालत में उसकी मौत हुई। तो बगदाद में जोशमांद पड़ना शुरू हो गया अलकंदी के मौत के बाद फ़लसफ़े का, लेकिन बहुत सारी दूसरी रियासतों के अंदर फ़लसफ़ी फैल गए। उसके बाद हम दूसरा जो बड़ा फ़िलासफ़र है इसका ज़िक्र करेंगे, वो भी है एक सूफ़ी टाइप शख्स अल-फ़ाराबी, जो कि बिल्कुल सूफिया की तबीयत रखता था, लेकिन उसे यूनानी फ़लसफ़े पे बड़ी दस्तरस थी। सुल्तान हलब के पास वो भी मौजूद था। जब एक दफ़ा सुल्तान हलब ने पूछा उसे महाना कितना ख़र्च चाहिए, तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा महज़ 2 दरहम उसके महाना अखराजात के लिए काफ़ी हैं। उसने भी जो कुतुब लिखी वो उसने यूनानी फ़लसफ़े की शरह यानी कि तशरीह लिखी और उसने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया इब्न सीना को। इब्न सीना कहता है कि उसने 40 मरतबा कुतुब पढ़ी यूनानी फ़लसफ़े में अरस्तू के ऊपर, मगर समझ नहीं, लेकिन जब उसने फ़ाराबी की शरह पढ़ी तो उसे पहली मरतबा में ही समझ आ गई। तो वो भी यही कहता है, माँ बाद तबियात के हवाले से उसने जब तशरीह की अरिस्टोटल के काम की, तो वो कहता है इल्लत ऊला, जो जितनी भी इल्लतें हम इन्हें स्टडी करेंगे तो ये एक से दूसरी इल्लत का पीछा करेंगे करैक्टरिस्टिक का, और आखिर में जाके इल्लत ऊला जो कि खुदा की अपनी ज़ात है, खुदा क्रिएटर है, उसने जो चीज़ भी पैदा की है उसके अंदर एक इल्लत है। इंसान अपनी अकल की बुनियाद पर उस इल्लत को स्टडी करता है और ये तमाम इल्लतें इल्लत ऊला में मिल जाती हैं। इस तरह जो साइंस है, फ़लसफ़ा है, वो खुदा तक इंसान को अकली बुनियाद पर भी पहुंचा देता है, क्योंकि वो क्रिएटर है और हर इल्लत का बायस उसकी ज़ात है, उसने जो कुछ पैदा किया। तो अल-फ़ाराबी की शरह ने इब्न सीना को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। उसके बाद फिर जब अल-मुतवक्किल के बाद फ़लसफ़े पे ज़वाल आता है तो बसरा फ़लसफ़े का मरकज़ बनता है। तो वहाँ पर एक तंजीम बनती है फ़लसफ़ियों की 983 में अख़फ़ानुस्सुफ़ा के नाम से। तो उन्होंने 50 से ज़्यादा मकाले जो हैं इस तरीके से साइंस और मुख्तलिफ़ उलूम के ऊपर लिखे, जो कि बड़े ज़ोरदार और पुरअसर थे। ताहम बाद में वो भी फ़तवों का शिकार हुए। ताहम ये फ़लसफ़ी छोटे छोटे दरबारों, जिस तरह अबू अली सीना का मैंने ज़िक्र किया है, और मुख्तलिफ़ दरबारों और ख़ानदानों के साथ मुंसलिक होकर अपने तौर पर काम करते रहे। समाज का कलेक्टिव विज़डम जो था, इज्तिमाई शऊर, उस वक्त भी मस्बत ही था। तो उस वक्त भी मुसलमानों का सुनहरी दौर जो है वो चल रहा था। उसके बाद में इब्न सीना का ज़िक्र करें तो किताबुश्शिफ़ा, किताबुन्निजात, इसकी जो ये 2 कुतुब हैं, ये फ़लसफ़े के हवाले से इसका तज़किरा मिलता है। वो भी क्या करता है, अल-फ़ाराबी की बात को आगे बढ़ाता है कि इल्लत ऊला, कि हर चीज़ के अंदर एक इल्लत मौजूद है, इल्लत को जब आप स्टडी करेंगे वो इल्लत ऊला तक पहुँच जाएंगे। और इसके बाद जो उसने कहा कि मादी चीज़ें जो हैं, अकल का जब रूह का इत्तिसाल मादे के साथ हुआ तो उस वक्त इंसान पैदा हुआ। तो रूह एक गैर मादी चीज़ है। वो कहता है मादा फ़ना होने वाली चीज़ है, लिहाजा खुदा मादी तो हो नहीं सकता, तो खुदा कतन मादी नहीं है। तो उसने इस तरीके से उसने भी मज़हब और जो फ़लसफ़ा है या अकल है, मंतक और मज़हब की उसमें कोई लड़ाई नहीं, दरअसल ये एक दूसरे का एक इंटेग्रल हिस्सा है। अकल के ज़रिए, साइंस के ज़रिए, फ़लसफ़े के ज़रिए खुदा तक पहुँचा जा सकता है। और उस वक्त गालिब जो सोच थी माशरे के अंदर, मुस्लिम माशरे के अंदर, वो भी यही थी। उसके हम आ जाते हैं अदब के ऊपर, पोइट्री के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर। तो मुसलमानों ने यूनानी फ़लसफ़े को तो अपनाया, लेकिन यूनान के अदब को नहीं अपनाया, उस पर उनके फ़ारसियों के असरात मिलते हैं। तो प्रोज़ यानी नसर निगारी के अरब ज़्यादा शौकीन नहीं थे, शायरी के बहुत दिलदादा थे, और कहा जाता है कि उनके दौर में दरबार से वाबस्ता होकर शोरा ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए और हमें बहुत ज़्यादा तज़किरा मिलता है। लेकिन एक शायर जिसके बारे में हम ज़िक्र करेंगे वो हसन इब्न हानी अबू नवास है, जो हारून रशीद के दरबार से वाबस्ता था। तो उसके हवाले, लेकिन एक और शायर जिसका ज़िक्र तारीख़ में अल्लामा इकबाल उससे बहुत मुतासिर थे, जिससे मुतासिर में एक नज़म भी लिखी जिसका एक शेर है,
तकदीर के काजी का फतवा है ये अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। जी हाँ, अबुल अला अल मुअर्रा तकरीबन 973 से लेकर 1057 ईस्वी तक का दौर इनका मिलता है। इनकी शायरी के अंदर अक़लियत पसंदी के हक़ में, सरमायादारी निज़ाम के ख़िलाफ़, जहालत के ख़िलाफ़ एक रद्द-ए-अमल भी मिलता है। उन्होंने गोश्तखोरी मना कर दी थी, आखिरी उम्र के अंदर वो गोश्तखोरी से एतराज़ करने लगे थे, और उनके यहाँ जो मज़ामीन मिलते हैं वो बिल्कुल गैर रवायती किस्म के हैं। उनका दरबार से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि अक़लियत पसंदी से है, फ़लसफ़े से है, बगावत से है। तो सरमायादारी के हवाले से भी उन्होंने उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मज़ामीन मिलते हैं उनकी शायरी में। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा शायर है वो फ़िरदौसी है। 935 से लेकर 226 ईस्वी के दरमियान का दौर उसका बनता है। वो भी महमूद गज़नवी के दरबार से वाबस्ता था। महमूद ने उससे कहा कोई शाहकार तख्लीक करके लाओ, एक शेर के बदले एक सोने का सिक्का, यानी कि एक अशरफी दूंगा। कमोबेश 60,000 अशार लिखे फ़िरदौसी ने, और उसका नाम उसने रखा शाहनामा, जिसके अंदर पर्शिया यानी कि ईरान जो है, फ़ारसियों की पूरी तारीख़ को उसने समो दिया। लेकिन सोने की अशरफियाँ देने के बजाय महमूद ने उसके हवाले चांदी के सिक्के किए। नतीजतन फ़िरदौसी नाराज़ होकर दरबार से चला गया। बाद में महमूद को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने 60,000 अशरफियाँ भेजीं। जब उसका कासिद पहुँचा तो शहर के अंदर एक बहुत बड़ा जनाजा जा रहा था। कासिद ने लोगों से पूछा कि किसका जनाजा है, तो लोगों ने कहा ये मारूफ़ शायर फ़िरदौसी का जनाजा है। अगर हम फ़ारसी का ज़िक्र करें तो फ़ारसी का ज़िक्र शाहनामा के बग़ैर मुकम्मल नहीं होगा। ये हैरत की बात है कि ये शाहनामा लिखवाने वाला शख्स तुर्क था, ख़ुद वो फ़ारसी नस्ल नहीं था। तो रवादारी जो है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि रवादारी जो है ये कौम परस्ती और बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखती। उसके अलावा भी फ़िरदौसी ने किस्सा यूसुफ़ ज़ुलेखा पर भी काम किया। तो यहाँ पर हम अपनी इस एपिसोड को एंड करते हैं। तकरीबन 1258 तक हमने बड़े बड़े मशरिक़ के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको स्टडी किया। सबको तो हम स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन आपको बताने का मकसद जो है वो यही था कि फ़लसफ़ा, साइंस, तिब, इसके अंदर मुसलमानों ने जो काम किया उसका एक तारुफ़ पेश करना था। उम्मीद है आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। और इसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट के साथ जब आएंगे, उसके अंदर हम मग़रिब में इस्लाम, मिस्र के अंदर फ़ातिमी सल्तनत को स्टडी करेंगे, और उसके बाद एक और पार्ट होगा जिसके अंदर करतबा के अंदर मुसलमानों के सुनहरी दौर, और फिर 1258 ईस्वी के बाद जो मुसलमानों का ज़वाल का दौर, अब तक जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई, उसको स्टडी करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर और लाइक कीजिएगा। जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।